नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस वीकेंड एनालिसिस। वीकेंड एनालिसिस हम लोग हर वीकेंड सैटरडे और संडे के जितने भी न्यूज होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन एवरी वीक। इसमें हम सारे न्यूज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के वीकेंड एनालिसिस में कुछ ऐसे न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे जो लगभग पूरे हफ्ते न्यूज में थी। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज उनके कुछ डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। इस वीकेंड सीरीज में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक न्यूज को बहुत ही बारीकी से समझे, उसके थोड़े डिटेल एनालिसिस देखें, ताकि हमारे जो जो भी एग्जामिनेशन में यूपीएससी के जो रिसेंट जो पैटर्न है, जो चेंज हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की, कोशिश करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स को उस तरीके से समझे ताकि हम उनके बारीक से बारीक या छोटे से छोटे चीज को भी समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीकेंड सीरीज। पहला जो न्यूज है वो है डार्क पैटर्न से रिलेटेड। आई एम श्योर आप लोग सभी इस रिसेंट में ये जो डार्क पैटर्न्स बोल के कुछ नए कंसेप्ट सुनने मिल रहे हैं आपको, ये सोशल मीडिया या न्यूज प्लेटफॉर्म पे भी आपको डार्क पैटर्न सुनने को मिलेंगे। एंड बात ये भी है कि सेंटर ने इसके खिलाफ नॉर्म्स इशू किया है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने नॉर्म्स इशू किया है इस डार्क पैटर्न्स के खिलाफ। एंड ये जो डार्क पैटर्न्स है ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन कंपनियों के लिए है। ठीक है, तो ये है क्या डार्क पैटर्न और इससे कैसे हमारी लाइफ अफेक्टेड होती है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर देखा जाए तो यूनियन मिनिस्ट्री, जो न्यूज ये है कि द यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इज कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग डार्क पैटर्न ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दैट यूजेस टैक्टिक्स लाइक फॉल्स अर्जेंसी, कंफर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स एंड नैगिंग। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये डार्क पैटर्न्स कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को बोला जाता है या उस एक्टिविटीज को बोला जाता है जो ऑनलाइन जो कंपनियां होती है वो कुछ ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देती है और कुछ ऐसे टैक्टिक्स अपनाती है जिससे कंज्यूमर को कुछ लगे कि हाँ, हमें अगर ये चीज हमने नहीं अभी परचेज किया या नहीं सब्सक्राइब किया या नहीं अपलोड या डाउनलोड किया तो हम बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सब ने इसको फील किया होगा और आए दिन आप फील करते होंगे कि कुछ ऐसे वेबसाइट होती है जो आपको कहती है कि इस सॉफ्टवेयर को आप तुरंत अभी डाउनलोड कीजिए तो आपको इतना अमाउंट ऑफ कुछ लॉटरी के टिकट या पैसे मिलेंगे या इस तरह की चीज है। प्लस कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर आपको मतलब जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग जैसे अमेजन हो गया, आपके एप्पल हो गया, गूगल हो गया, वो कुछ ऐसे आपको ऑफर देते हैं जैसे आपको लगता है कि अगर आपने उसको मिस किया तो आप लाइफ में बहुत बड़ी चीजें मिस कर जाओगे। तो इस तरह की भी चीजें होती है। तो ये जो कंपनियां होती है ना, ये कुछ ऐसे फोर्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करती है आपके अंदर में। प्लस दूसरा होता है कि आपको फोर्स करती है कोई ना कोई एक्शंस लेने के लिए। जैसे कि आप देखिएगा कि जो पॉपअप्स होते हैं, पॉपअप्स में आप बहुत बार उसको क्रॉस या क्लोज कीजिएगा फिर भी वो फिर से ओपन हो जाते हैं। तो एटलीस्ट वो आपको मतलब फोर्स करते हैं कि आप कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लो। प्लस कभी कभी कंपनियां आपको सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स करती है, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम वगैरह हो गए। इन सब कंपनियां भी आपको इस तरह के फॉल्स आपके सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स वगैरह में फंसाती है। तो बेसिकली ये एक तरह से मार्केट में ये एक इलीगल एक्टिविटीज है। आप किसी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसका मन मर्जी होना चाहिए कि वो उसको करे या ना करे। हाँ, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा दिखा सकते हो पर उसको फोर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने इस चीज को बहुत ही सख्ती से लिया है और उन्होंने शायद आने वाले टाइम में डायरेक्टिव्स भी इशू करेंगे ऐसे कंपनियों को। इससे हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा साफ और सुरक्षित होगा और किसी को एक तरह से फोर्सफुली ऐसा कुछ एक्टिविटीज नहीं कराने के लिए कंपनियां मजबूर नहीं करेगी। दूसरा, टू टैकल दिस इशू दे प्लान टू रिलीज क्लियर गाइडलाइंस टू रेगुलेट दिस प्रैक्टिसेस। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कुछ ऐसे गाइडलाइंस इशू किए जाए ताकि वो आपको लगभग एक सेफ और हेल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सके। आई एम श्योर आप लोग को ये जो स्क्रीन दिख रहा होगा, इसमें एक कंपनी मतलब वेबसाइट बेसिकली आपको फोर्स करती है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। प्लस इस तरह के आप देख रहे होंगे कि ये जो इस तरह का जो दिया गया कि आपको एक टाइमर चलता रहेगा कि इस टाइम के अंदर में अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको इतना अमाउंट होगा, अदरवाइज यू हैव टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो इस तरह की चीज है ट्रैप। तो इसी ट्रैप को हम लोग बोलते हैं डार्क पैटर्न्स। दूसरा ये, द मिनिस्ट्री हैज आल्सो अर्ज्ड द कंज्यूमर्स टू फ्लैग सच मैनिपुलेटिव ऑनलाइन प्रैक्टिसेस ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बाय कॉलिंग 1915 और थ्रू ए व्हाट्सएप मैसेजेस टू दिस नंबर। तो ये नंबर आप लोग लिख लीजिएगा और आने वाले टाइम में शायद इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि इस तरह के अगर कंज्यूमर या जो यूजर्स को इस तरह के अगर एक्टिविटीज उसको लग रहा है या उसके साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो इसको इन्फॉर्म कर सकता है।
ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए आई एम श्योर आने वाले टाइम में हमारी पूरी लाइफ की बहुत पार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है। बिजनेस से लेके एजुकेशन से लेके शॉपिंग से लेकर बहुत सारी चीजें। तो हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को या ऑनलाइन इन्वायरमेंट को हमें साफ करना पड़ेगा और सुरक्षित करना पड़ेगा हर किसी के लिए, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो या लगभग इलिटरेट हो, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे तरीके बनाने पड़ेंगे जिससे वो भी चीटेड ना महसूस हो। नेक्स्ट, डार्क पैटर्न्स को वही जो हमने डिस्कस किया था कि डार्क पैटर्न्स refers to descriptive designs technique used in a user's interface to manipulate or deceive users into taking certain actions or making specific choice online. Such patterns are unethical user interface designs that deliberately make internet experience hard or even exploit the users. Third, these patterns exploit cognitive biases and behavioral tendencies to trick or mislead users, often for the benefit of the platform or business implementing them. ठीक है? And these tricks can include cheating or false sense of urgency, making people feel bad for not doing something, force them to take certain actions, trapping them into subscription or constantly bothering them. जैसे कि पॉपअप्स वगैरह होते हैं, वो हर समय आपको कुछ ना कुछ बॉदर करेंगे। जैसे बहुत सारे जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म की जो वेबसाइट्स भी होते हैं, उनमें भी बहुत सारे आपको पॉपअप्स आते रहते हैं। जैसे आप किसी आर्टिकल को पढ़ोगे, तुरंत आपके एक नया पॉपअप्स आ जाएगा। मतलब हर एक आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको पॉपअप्स आते रहते हैं। वो भी यूजर्स को बॉदर करते हैं। कभी कभी फुल स्क्रीन पॉपअप्स होते हैं जो आपको पीछे का जो मैटर है वो दिखाई ही नहीं देता है। आमतौर पे ये आप न्यूज़पेपर की जो वेबसाइट्स वगैरह होती है ना, उसमें ये फील करते होगे आप लोग। तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन लेने की सोच रही है। कब और कितने हद तक आप पॉपअप डाल सकते हो या इस तरह की चीजें कर सकते हो, ये गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट और कंज्यूमर मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ अगर मैं आपको डार्क पैटर्न्स के बारे में बताऊं तो यहाँ आप समझ सकते हैं। जैसे डार्क पैटर्न्स में बहुत सारी चीजें, जैसे एक तो ये ट्रिक्स करता है कंज्यूमर्स को। और वो कैसे? जैसे कि फोर्स कॉन्टिन्यूटी आप फील करते हो जब आप कोई नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लेते हो। जैसे आपका हमारे संग भी ऐसा हुआ है कि नेटफ्लिक्स का जब हमने सब्सक्रिप्शन लिया था और जब हमें लगा कि ये चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम इसको अनसब्सक्राइब करें। तो जब हम अनसब्सक्राइब करने गए तो हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। मतलब करीब ऐसे तो 10-12 ऐसे हमें वो इनको इंफॉर्मेशन देने पड़े, क्यों जा रहे हैं, कब आएंगे, ऐसा कुछ करके। तो इस तरह की चीजें ये कहीं ना कहीं फोर्स को आपको करती है, वो मतलब वो फोर्स करती है कि आप कंटिन्यू कीजिए जो भी आप हमारे सब्सक्रिप्शन लिए हुए। तो दैट इज द फोर्स कंटिन्यूटी। दूसरा है डिलिबरेट मिस डायरेक्शंस। मीन्स यूजर्स को डिलिबरेट करता है एक एक्सपेंसिव ऑप्शंस लेने के लिए। मतलब इस तरह से जैसे कि होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं कि हाँ ये लुक्रेटिव होते हैं बट कॉस्टली ज्यादा होते हैं। ठीक है? तो ये कुछ है डिलिबरेट मिस डायरेक्शंस। फिर आपका आता है बेट एंड स्विच। ये भी एक तरह के बेट होते हैं, मतलब एक धोखा होता है जो आपको फंसाते हैं किसी नए मतलब प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। ये भी फॉल्सली एज्यूम समथिंग। फिर उसके अंदर में कुछ हिडन कॉस्ट होते हैं। देखेंगे कि आपका अपने ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट्स आपने लिया लास्ट में देखने के अमाउंट जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो दैट इज द हिडन कॉस्ट। उसके बाद रोज होटल। द स्टार्ट इज इजी, साइन अप, सब्सक्रिप्शन, क्विटिंग इज हार्ड। मतलब रोज होटल यही होता है। आप इजी तो साइन अप करना तो आसान है, आप लॉग इन करो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट उसमें से निकलना काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे ये आपको दिख रहा हो मेज टाइप का। उसके बाद ऑब्सक्योर प्राइसिंग, मेकिंग इट हार्ड टू कंपेयर द प्राइसेस। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जैसे हम आमतौर पे करते क्या है कि अगर हमें कुछ प्रोडक्ट्स लेना होता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं एक दो वेबसाइट के थ्रू। बट कभी कभी कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो उसको ऑब्सक्योर, उसके प्राइसिंग को ही ढक देगी और कंपेयर ही नहीं करने देगी। दैट इज ऑल्सो मिसलीडिंग थिंग्स। उसके बाद डिसगाइज्ड एड्स वगैरह होते हैं। कुछ ऐसे एड्स जो आपको लगते हैं कि नहीं है बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एड या एक्टिविटीज या किसी एडवर्टीजमेंट को ही दिखाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है प्राइवेसी जकरिंग। मतलब प्राइवेसी को भी ये हैम्पर करते हैं, आपके प्राइवेसी या प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी हो चाहते हैं। जैसे सपोज करिए अगर आप कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हो, जैसे मान लो जोमेटो ले लो एक दूसरे कंपनी, तो आप अपने बारे में फिर आपका बर्थ डेट से उनको क्या मतलब है? बर्थ डेट हो गया, फोन नंबर, एड्रेस, चलिए एड्रेस तो ठीक है बट दे डोंट नीड योर बर्थ डेट, तो व्हाई दे आस्क फॉर दैट वन। और वो अगर नहीं डालोगे तो फिर वो आपका होगा भी नहीं, तो सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो दैट इज ऑल्सो इश्यूज।
नेक्स्ट आता है ग्रोथ हैकिंग थ्रू स्पैमिंग। आप खुद भी एक स्पैमर बन जाते हो, आपको मालूम ही नहीं चलता, तो ये भी एक एक्टिविटीज वो लोग करते हैं। उसी तरह से स्नीक इनटू बास्केट। कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां क्या होती है कि आपने क्या क्या खरीदा है उसको भी देखेंगे वो लोग, और वो उसको और अपने हिसाब से कुछ और डाल देंगे उसके अंदर, बास्केट के अंदर में। तो ये भी एक तरह की दिक्कत है। उसके बाद रोड ब्लॉक्स, जैसे कि पॉपअप्स वगैरह होंगे, जब तक आप उस पॉपअप्स को क्लियर नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, या कुकीज वगैरह भी, कुकीज में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे वेबसाइट कुकीज डालती है, और अगर उस कुकीज को आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो ये भी एक तरह का रोड ब्लॉक्स वगैरह होता है। उसके बाद ये आता है मिस इन्फॉर्मेशन। ये कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कन्फ्यूरिंग कलर, फिर आपके ट्रिक क्वेश्चंस होंगे, चेक बॉक्स ट्रेचरी होगा। ठीक है, आपने चेक बॉक्स कर दिया, पर वो चेक बॉक्स किसके लिए आपको खुद ही नहीं मालूम होगा। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसको हम लोग डार्क पैटर्न्स बोलते हैं। और आमतौर पे ये जितने भी ऑनलाइन कंपनियां होती है ना, लगभग वो सब ये करती है टू ट्रिक द कंज्यूमर्स। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस। इसका एक दूसरा स्लाइड भी हमने प्रिपेयर किया, इसमें देख लीजिएगा। इसमें अर्जेंसी का मतलब क्या होता है, बास्केट स्निटिंग क्या होता है, कंफर्म शेमिंग्स, फोर्स्ड एक्शन, नैगिंग क्या होती है, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, इंटरफेस इंटरफेरेंस, फिर बेट एंड स्विच, हिडन कॉस्ट, डिस्गाइज्ड एड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ को रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये डार्क पैटर्न्स के बारे में। नेक्स्ट जो आता है, लूज टू यूजर्स बिकॉज ऑफ डार्क पैटर्न। आखिर जो यूजर होते हैं उनका क्या लॉस होता है। ठीक है, लॉस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है। डार्क पैटर्न्स कैन ऑब्सक्योर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यूजर्स टू फुल्ली अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशंस ऑफ देयर एक्शंस। एक ये है। दूसरा, दिस कैन लीड टू अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल और प्राइवेसी रिस्क। कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ ऐसे चीजें सब्सक्राइब कर लिया या ले लिया, फिर उसके प्राइसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आप बियर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ आपके प्राइवेसी रिस्क वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूस ऑटोनॉमी। रिड्यूस ऑटोनॉमी का मतलब होता है आप खुद की, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। इट मैनिपुलेट्स यूजर बिहेवियर, लिमिटिंग देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस, एंड यूजर्स में फील कोर्स और प्रेशर्ड इनटू मेकिंग डिसीजंस दे वुडंट हैव बीन अदरवाइज मेड, लीडिंग टू बायर्स रिमोर्स और डिससैटिस्फैक्शंस। मतलब लेने के बाद भी आप पछताते हो उसको। उसका दादा, ये लगभग सबके संग हुआ होगा ये चीज। उसका दादा प्राइवेसी कंसर्न। सम डार्क पैटर्न्स में मैनिपुलेट यूजर्स इनटू शेयरिंग मोर पर्सनल डाटा दैट देन दे इंटेंडेड और एग्रीइंग टू प्राइवेसी सेटिंग्स that comprise their confidentiality. This can have implication for data security and expose users to potential privacy breaches. ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि बर्थ डेट वगैरह, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय दैट कंपनीज, सो व्हाई दे यूज्ड टू टेक इट। इवन आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो ऑफलाइन, जो आप कोई बर्गर शॉप या किसी शॉप में जाते हो, तो वो भी आपसे कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन पूछते हैं। तो दैट इज ऑल्सो बैड, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है नेगेटिव यूजर एक्सपीरियंस। द डार्क पैटर्न ऑफन क्रिएट फ्रस्ट्रेटिंग एंड कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स। दे मे फील डिसीव्ड और मैनिपुलेटेड, लीडिंग टू ए लॉस ऑफ ट्रस्ट इन द प्लेटफॉर्म और ब्रांड एंड ए डिमिनिश्ड ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। तो ये भी एक तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द आपका डार्क पैटर्न। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीसीएस। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। आई एम श्योर आपको मालूम होगा इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, और डे बिफोर यस्टरडे देयर इज ए फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग इन गोवा। और बात कहा यह जा रहा है कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो भी अटेंड करेंगे इस एससीओ की मीटिंग को। पहले तो नहीं आने वाले थे, बट ही विल आल्सो अटेंड द वर्चुअल समिट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड बाय इंडिया। समझते हैं थोड़ा एससीओ के बारे में। तो एससीओ इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन संघाई। इसको संघाई में फाउंड किया गया था ऑन 15 जून 2001 बाय द लीडर्स ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंडिया वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। Apart from Uzbekistan, the 5 other countries have been a part of the Shanghai Five, constituted in 1996 by China to address border security issues with 4 of its neighbor countries. The cooperation was renamed SCO after Uzbekistan joined the organization in 2001, and SCO currently comprises 8 member states, that is China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan. Very important, इसको थोड़ा याद रखिएगा। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम परमानेंट मेंबर इन 2017। तो इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके परमानेंट मेंबर बने थे।
थोड़ा और समझा जाए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स ये है to strengthen mutual trust, friendship and neighboring relations among the member states, promoting effective cooperation in political, trade, economics, scientific, technical and cultural sphere, as well as in the realm of educational, energy, transport, tourism, environmental protection and other areas. Jointly maintaining and safeguarding peace, security and stability in the region and fostering creation of democratic, fair and rational new international political and economic order. So that is regarding the SCO के objectives. नेक्स्ट जो है आपका द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन एससीओ। इसके जो अगर एससीओ के स्ट्रक्चर के बारे में वो समझा जाए तो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल एचएससी इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एससीओ। इट मीट्स वंस इन अ ईयर एंड अडॉप्ट्स डिसीजन एंड गाइडलाइंस ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होते हैं वही इसके मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज होते हैं एंड दे यूज्ड टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू परमानेंट बॉडीज। दो परमानेंट बॉडीज है कौन कौन सा है, एक तो एससीओ सेक्रेटरीट है जो बीजिंग में है एंड एक है एग्जीक्यूटिव कमिटीज ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स बेस्ड इन ताशकंद। तो ये रिसेंटली न्यूज में रहता था रैट्स के बारे में। तो ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद में। रैट्स सर्व टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, तो उसमें ये हेल्प करता है। एंड दूसरा द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज चाइनीज एंड रशियंस। तो चाइनीज और रशियन इसका ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस है। So this is regarding the structure of SCO Shanghai Cooperation Organizations। चलिए अपना अगली न्यूज है सतपुरा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। रिसेंटली न्यूज ये है कि एक पोचर्स ने एक टाइगर को पोच करके मतलब कि हंट करके उसके हेड को लेकर चला गया। ये टाइगर्स का जो शरीर मिला है थोड़ा सा ही अजीब है, अमानवीय। सतपुरा बेसिकली अगर देखा जाए तो इट इज लोकेटेड इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है एंड ये सतपुरा रेंजेस है ना उसके वहां पर उस रीजन में पड़ेगा। इट लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा के साउथ रीजन में पड़ेगा तो थोड़ा ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है ये लोकेशंस। दूसरा सतपुरा का बेसिकली मीनिंग होता है सेवन फोल्ड्स, ठीक है, फॉर्म्स ए वाटर शेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। ये वाटर फोल्ड बनाता है मतलब आप समझ सकते हैं वाटर शेड बनाता है नर्मदा और तापी रिवर्स का। एंड कॉरिडोर में इट हैज कॉरिडोर कनेक्टिविटी विद पेंच नेशनल पार्क, ये भी है। The habitat is also an important testimony to human evolution as it houses more than 50 rock shelters which are almost 1500 to 10,000 years old. And geological formation include the Deccan Trap series, Gondwana and metamorphic rocks. वेजिटेशन के बारे में देखा जाए तो साउदर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है इसके अंदर में एंड साउदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट along with tropical riparian fringe forest, southern tropical thorn forest and central India subtropical hill forest along with dry and moist grassland। तो ये कुछ फीचर्स है इसके वेजिटेशंस का। फ्लोरा के बारे में बोला जाए तो इट हैज ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा टिपिकली ऑफ सेंट्रल इंडियन हाईलैंड। दिस इंक्लूड टीक, बम्बू, इंडियन इबोनी, वेरियस acacias, wild mango, Indian gooseberry, stainwood, etc. 26 species of the Himalayan region and 42 species of Nilgiri areas are found. Hence, STR Satpura Tiger Reserve is also known as the northern extremity of the Western Ghats. Fauna: tiger is the charismatic species along with other mammals like gaur, sambar, cheetal, besides co-predators, birds, reptiles and fishes. So this is bit important Satpura के बारे में। So that is regarding Satpura Tiger Reserves. नेक्स्ट अपने अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला जो हमारा न्यूज है वो है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट आखिर है क्या? इट इज ए कॉल टू कंपनीज एवरीवेयर टू अलाइन देयर ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक विद 10 प्रिंसिपल इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, लेबर, एनवायरनमेंट एंड एंटी करप्शन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट बेसिकली एक तरह का कॉल है उन सारी कंपनियों को जो ऑपरेट करती है और उनको 10 प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कहा गया है। बेसिकली यूएनजीसी में कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक संग मिले हैं जैसे कि नॉर्ड सिक्योरिटी, होम टू नॉर्ड वीपीएन, नॉर्ड लेयर, नॉर्ड पास एंड नॉर्ड लॉकर रिसेंटली जॉइंड द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट कम्युनिटी। इसको लॉन्च किया गया था 2000 में एंड यूएनजीसी इज द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट से रिलेटेड उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव से लेके ये सारे प्रोसेस बनाते हैं या रिकमेंडेशन देते हैं। It has more than 15,000 companies and 3,000 non-business signatories based in over 160 countries and more than 70 local networks.
This UN-led initiatives promotes activities that contribute to sustainable development goals to create a better world. मतलब आप समझ लीजिए कि ये UN-led initiatives हैं और बेसिकली हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव कर पाए अच्छे से, उसके लिए जो बिजनेसेस होते हैं वो बहुत बड़े मतलब कंटेंडर होते हैं, तो उनको अगर वो फॉलो करते हैं ना, तो हम इस टारगेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं। और यूएन की भी कोशिश ये रहती है कि क्यों ना हम मतलब कंट्रीज को सपोर्ट करें बाय प्रोवाइडिंग दिस एक्स्ट्रा सर्विसेज टू अचीव द टारगेट। नेक्स्ट जो है कि द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो डिराइव फ्रॉम द कोर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, जो 10 प्रिंसिपल है जो आपके यूएनजीसी का है, वो लगभग वो हमारे मतलब जो 10 प्रिंसिपल्स हैं वहीं से लिए गए। द 10 प्रिंसिपल ऑफ द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इंडोर्स्ड इन न्यूमरस इंटरगवर्नमेंटल रेजोल्यूशंस एंड आउटकम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस। ठीक है, तो लगभग इसको अप्रूव किया गया है। कंपनीज दैट जॉइन द कॉम्पैक्ट आर expected to integrate this principle into their corporate strategy। जो भी कंपनियां इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट को ज्वाइन करती है, उन्हें माना जाएगा कि वो इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, दैट इज कल्चर एंड डे टू डे ऑपरेशंस में। Companies are also expected to advocate the principle publicly and communicate with stakeholders on progress towards meeting the principles। ठीक है, वो अपने स्टेक होल्डर्स और इन सारे प्रिंसिपल को मीट करने के लिए जितना हो सके उतना वो कोशिश करेंगे। And any companies that commit to upholding the principles may join the compact, which is not legally binding and is purely voluntary। ठीक है, ये वॉलंटरी है, कोई लीगली बाउंडिंग नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये 10 प्रिंसिपल आखिर है क्या? द 10 प्रिंसिपल ऑफ दिस बिजनेस आर स्टेटेड ऑन द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट वेबसाइट। और उनका कुछ ये है, जैसे कि एक तो ह्यूमन प्रिंसिपल, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड है, प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2। प्रिंसिपल 1 में क्या बोलता है? बिजनेसेस शुड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनली प्रोक्लेम्ड ह्यूमन राइट। ठीक है, जो भी इंटरनेशनली प्रोक्लेम्ड ह्यूमन राइट है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, मेक श्योर दैट दे आर नॉट कम्प्लिसिट्स इन ह्यूमन राइट अब्यूजेस। वो ह्यूमन राइट को अब्यूज तो कहीं नहीं कर रहे, या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनके यहाँ ह्यूमन राइट का मतलब अब्यूज हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रही है। तो ये दो प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट से रिलेटेड। नेक्स्ट है लेबर से रिलेटेड। तो पहला थर्ड प्रिंसिपल है बिजनेस शुड अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग और ह्यूमन राइट मतलब फ्रीडम टू एसोसिएशन वो होना है कि नहीं वहां के लेबर के अंदर में। नेक्स्ट, टू इट एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर। किसी भी तरह का फोर्स और कंपल्सरी लेबर को हटाया जाएगा, ये कंपनियां फॉलो नहीं करेगी। एंड प्रिंसिपल 5, द इफेक्टिव अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के में स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस होगा। And principle 6, the elimination of discrimination in respect of employment and occupation। So employment और occupations में there should be discriminations and there should be discrimination in respect of obvious बात है, employment और occupation में अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका जो सेवेंथ प्रिंसिपल है वो environment से रिलेटेड है, that is business should support a precautionary approach to environmental changes। 8 जो है undertake initiatives to promote greater environmental responsibilities। and 9 encourage the development and diffusions of environmentally फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एंड ये तो काफी इजी था। एंड एंटी करप्शन में रिलेटेड देखा जाए तो प्रिंसिपल 10 जो है बिजनेसेस शुड वर्क अगेंस्ट करप्शन इन ऑल इट्स फॉर्म इंक्लूडिंग एक्सटॉर्शन एंड ब्राइबरी। इन सब के अगेंस्ट वो बिजनेसेस काम करेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यूएनजीसी प्रमोट करता है अपने मेंबर, जो जितने भी कंट्रीज उनके मेंबरशिप लेते हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी कंपनियां ये सब चीजों को फॉलो करेगी। So that is regarding the UNGC। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपना है न्यूज, दैट इज साइट प्रोग्राम। Recently, the Union Ministry of India and Renewable Energy had issued scheme guidelines for implementing of strategic intervention for green hydrogen transition program। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम्स। समझते हैं आखिर ये है क्या। देखिए, साइट जो प्रोग्राम है इट इज अ सब कंपोनेंट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये नेशनल ग्रीन जो हाइड्रोजन मिशन है उसका सब कंपोनेंट है। ठीक है, आई एम श्योर आपको मालूम होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि हमारी जो फ्यूल की जो मतलब निर्भरता है हम कन्वर्ट कर जाए अपने सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ पे, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, चाहे आपका सोलर एनर्जी हुआ, चाहे हाइड्रोजन ही क्यों ना हुआ। बेसिकली वी वांट टू शिफ्ट टू द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, और ग्रीन बेसिकली उसमें ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी ज्यादा हो, और उसी के तहत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। अब उसको अचीव करने के लिए हम लोग ये साइट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। एम क्या है इस प्रोग्राम का? तो कंपोनेंट 1 में बोलता है इट एम्स एट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स। जो इलेक्ट्रोलाइजर ये आपको दिखेगा, हम लोग यहाँ पर अभी समझेंगे, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइजर हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर्स को हम क्या करेंगे,
कि it aims at providing electrolyzer manufacturing incentives with a total outlay of लगभग 4,440 crores, ठीक है। Component 2 है, it focuses on green hydrogen productions with financial outlay of rupees 13,050 crores एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, वुड बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रिस्पांसिबल फॉर द स्कीम एग्जीक्यूशंस। तो कभी कंफ्यूज ना हो जाए, ये काफी थोड़ा सा यूनिक है इसका फैक्ट्स। नेक्स्ट जो है की फैक्ट्स अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इट वाज लॉन्च इन 2022 with the goal of making India energy independent and decarbonizing major sectors of the economy। अगर हाइड्रोजन के ऊपर में हम लोग निर्भर, मतलब हम प्रोडक्शन अच्छा खासा होने लगे, तो हम अपने इन्वायरमेंट से कार्बन को डीकार्बोनाइज किया कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ दिस मिशन क्या है, इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिंक्ड टू रीच एटलीस्ट 5 million metric ton per annum with an associated renewable energy capacity addition of about 125 gigawatts, ठीक है। The target by 2030 are likely to bring in over 8 lakh crore investment and nearly 50 million metric ton per annum of carbon dioxide emissions are expected to be averted by 2030। ये बहुत बड़ा नंबर है। कोशिश हम लोग ये करें कि 50 मिलियन मेट्रिक टन को हम लोग लगभग कम कर दें। दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इट इज अ गैस प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर दैट मे बी पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब यहाँ पर हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे और उसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी वो इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से। देन दैट हाइड्रोजन विल बी नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। नहीं तो नॉर्मल दूसरे इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कोयला और या फ्यूल से जो चलता है, फॉसिल फ्यूल से, बट दैट हाइड्रोजन विल नॉट बी द व्हाट यू कॉल इट दैट ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि ग्रीन में किसी भी तरह का कार्बन इमिशंस नहीं होना चाहिए। और उस फ्यूल से अगर हम लोग करेंगे तो कार्बन इमिशन तो वैसे भी हो रहा है, तो हम लोग एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट दैट इज कार्बन उसमें भी है। तो इसको हम लोग प्रोहिबिट करेंगे और इसको रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे हाइड्रोजन। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ में आ रहा होगा। पानी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर हम लोग पानी डालेंगे और पानी से ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे दिस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा और इस हाइड्रोजन को हम लोग यूज कर देंगे आपके मतलब स्टोरेज टैंक में रखने की, और इस स्टोरेज टैंक को ही हम लोग देंगे, स्टोरेज टैंक से ही ट्रांसफर होगा अलग अलग जगह जहां पर ये हाइड्रोजन यूज होता है। वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। दैट इज रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शंस। होप आपको समझ में आया होगा। So this is regarding the green hydrogen productions. So that's all for today in Dairy News Analysis, and please do subscribe to our YouTube channel and Facebook page for other such contents. Thanks for watching. Please do take care of yourself.